बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर की लिखी कहानी कभी धूप कभी छांव। कार के स्टीरियो में धीमी आवाज में गाना बज रहा था। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है ये जहां मिल गया। रात के सन्नाटे में ये गाना और भी रुमानी लग रहा था। मानसी ने अमन की तरफ देखा। वो कार का स्टीयरिंग हल्के हाथों से संभाले गुनगुना रहा था। कितना सुकून था उसके चेहरे पर, ठहरी हुई झील जैसा। अगर किसी शख्स को कोई रंग देना होता तो अमन को वो नीला रंग देती। हल्की सी जामुनी रंगत वाला, कलेजे को ठंडक पहुंचाता नीला। और अपने आप को गुलाबी? नहीं, बिल्कुल नहीं। शायद चंपई, या शायद भूरा, ग्रे या ऐसा ही कुछ। पता नहीं क्यों उसके भीतर अमन जैसी बेफिक्री नहीं थी। क्यों वो हर बात पर उसके बिगड़ जाने का डर ढोए फिरती थी? क्यों वो कभी सब ठीक होगा कहकर मुस्कुरा नहीं देती थी? क्यों वो लापरवाह नहीं थी? पर उसके ऐसा होने की वजह थी। शायद जिंदगी ने उसे सख्त और कैलकुलेटिव बना दिया था। क्या सोच रही हो? परेशान हो कुछ? अमन ने उसकी हथेलियां थपथपाकर पूछा। कुछ नहीं, उसने मुस्कुराकर अमन की ओर देखा। वो वाकई परेशान नहीं है, इसका आश्वासन देने के लिए मुस्कुराना जरूरी था, क्योंकि शादी के पहले पहले दिन बीवी का परेशान होना, उसका उदास रहना किसी भी पति को अच्छा थोड़े लगेगा। जी हाँ, कल ही मानसी और अमन की शादी हुई है। 2 गवाहों और 4 दोस्तों के सामने सिविल मैरिज। फूलों की माला कार के अंदर रखी न होती और उसकी बासी महक भीतर न फैली होती तो शायद उसे एहसास भी नहीं होता कि उसकी शादी हो गई है। हाथों में मेहंदी नहीं, भारी भरकम कपड़े, गहने नहीं। खैर, इस सीधी सादी शादी की एक सीधी सादी वजह बस इतनी सी थी कि उन्हें लगा घोड़ी बारात और धूमधाम की उनको जरूरत नहीं है। और 37 बरस की दुल्हन और 41 के दूल्हे ने ऐसा ही चाहा तो कोई क्या कहता। कार की हेडलाइट सड़क के अंधेरे को ठेंगा दिखाती तेज रफ्तार से आगे भागी जा रही थी, ग्वालियर इंदौर हाईवे पर। ग्वालियर यानी मानसी का घर, जहां वो 21 की उम्र में पहली बार ब्याह कर भारी बनारसी साड़ी में लिपटी, गहनों से लदी फंदी अपने मायके से आई थी। उसके पहले पति का घर। और अब वहां से अमन उसे अपने घर यानी इंदौर लिए जा रहा था। मानसी की परेशानी और उसके मन का डर कोई नई नई ब्याहता वाली घबराहट नहीं थी, क्योंकि वो और अमन एक दूसरे को पिछले 5 साल से जानते थे। जानते क्या, अच्छी तरह समझते थे। मोहब्बत से भी ज्यादा जरूरी शर्त उनके रिश्ते में पूरी होती थी, और वो ये कि वो बहुत अच्छे दोस्त थे। अमन ने कार में बज रहे गाने का वॉल्यूम कम कर दिया और खुद गुनगुनाने लगा। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया। और बोला, यार इस गाने के बिना कोई हिंदुस्तानी शादी पूरी नहीं हो सकती। मानसी को जोर से हंसी आ गई। यही तो चाहता था अमन, लेकिन हंसी की ओट में छिपी उसके अंदर की परेशानी भीतर ही भीतर कुलबुलाती रही। What the hell, mom? प्लीज मुझे सोने दीजिए ना, इट्स मिडनाइट। पीछे की सीट से आई खींच भरी आवाज सुनकर अमन ने गुनगुनाना बंद कर दिया। उसकी स्टीयरिंग व्हील पर पकड़ कस गई। उंगलियों की नसें उभरती हुई मानसी को भी नजर आ रही थीं। उसकी हंसी भी किसी हारे हुए खिलाड़ी की तरह पस्त होकर होठों के भीतर सिमट गई। यह आवाज मानसी की बेटी की थी, तान्या, उसकी 17 साल की बेटी, उसकी और उसके पहले पति राजीव शुक्ला की बेटी। मानसी ने गर्दन मोड़कर पीछे देखा तो वो दिल के आकार का बड़ा सा लाल तकिया लिए वापस गहरी नींद में जा चुकी थी। लेकिन जैसा उसे अंदेशा था, उसकी बदतमीजी और उसका वो लहजा उसके और अमन के बीच में हल्का मगर पहला घाव कर चुका था। मानसी ने कार का शीशा थोड़ा नीचा कर दिया।
फेफड़ों को ताज़ी हवा की सख्त ज़रूरत महसूस हो रही थी। दिसंबर की सर्दी की कड़कड़ाती लहर से वो सिहर गए। जल्दी से कांच ऊपर किए। फिर वही फूलों की खुशबू नाक में घुसने लगी। रिलैक्स। अमन ने अपने बाएं हाथ से उसकी दाईं हथेली थपथपाई। मानसी की आंखों से 2 बूंदें लुढ़क आई। मन अपने आप से सवाल करने लगा कि कहीं ये शादी का उसका फैसला गलत तो नहीं। कितने दिनों से हाँ ना के झूले में झूलने के बाद उसने अमन को शादी के लिए हाँ कहा था। कितना सब्र था उसमें, जो इतने सालों उसे मनाता रहा, समझाता रहा और हार नहीं मानी। मानसी के पास तो सैकड़ों बहाने थे। राजीव की आत्मा दुखी होगी, लोग क्या कहेंगे, ये क्या हमारी शादी की उम्र है, इनसे लेकर तान्या नहीं मानेगी तक के बहाने। मानसी और राजीव की शादी के 1 साल बाद ही तान्या पैदा हो गई थी और उसके 8 साल का होने के थोड़ा पहले राजीव को हार्ट अटैक आया और वो उन्हें हमेशा के लिए छोड़ गया था। बहुत मुश्किल था मानसी के लिए खुद को संभालना और उससे ज्यादा मुश्किल तान्या की परवरिश। मानसी को अपनी बच्ची की आंखें देखकर तरस आता था। उसकी पापा पापा की रट मानसी के भीतर कांटे की तरह चुभती थी। फिर धीरे धीरे उसने उसका पापा बनना भी सीख लिया। साथ में लॉन्ग ड्राइव पे जाना, उसे दोस्त बनाने की कोशिश करना और हालांकि उसको बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन सिनेमा हॉल में जाकर तान्या के साथ फिल्में देखाना। मानसी ने खुद को पूरा का पूरा अपनी बेटी तान्या को सौंप दिया था। अच्छी लग रही थी जिंदगी जिसमें बस वो 2 थे। मानसी तब कहाँ जानती थी कि उसकी जिंदगी में कभी अमन आएगा और उसके लिए जगह बनाना इस कदर मुश्किल हो जाएगा। कार की पिछली सीट पर लेटी तान्या फिर सो गई थी। अमन ने कार की स्पीड बढ़ा दी थी। मानसी के मन ने भी अपनी स्पीड बढ़ा दी थी, लेकिन पीछे की ओर, बीते दिनों की ओर। वो दिन जो बार बार उसके सामने स्पीड ब्रेकर की तरह आने लगे हैं। राजीव के बाद उसने खुद को अपने काम यानी बैंक की नौकरी और तान्या की परवरिश के लूप में उलझा लिया था। जिंदगी जैसे ऑटो मोड पर चली जा रही थी। हाँ, बीच बीच में तान्या का गुस्सा, उसका विद्रोह या फिर कभी कभी उसका एकदम से चुप्पी लगाना उसको परेशान कर देता। कभी कभी उसको लगता कि पिता की कमी का एहसास न हो, इसलिए उसने तान्या को अपना 200% 200% दे दिया। वक्त भी, अटेंशन भी, और तान्या को उसकी आदत हो गई। जरा सा कम उससे बर्दाश्त नहीं होता। तान्या 13 साल की हो रही थी और मानसी 33 की। राजीव को गए 5 साल बीत चुके थे। उन्हीं दिनों मानसी की जिंदगी में अमन आया था। उसे बैंक से अपनी इंडस्ट्री के लिए लोन लेना था, वही बैंक जहां मानसी काम करती थी। और उस लेन देन की औपचारिकताएं निपटाते निपटाते उनके बीच भी थोड़ा थोड़ा उदासियों और खुशियों का लेन देन होने लगा। उसने पहली बार जब मानसी को कॉफी पीने के लिए इनवाइट किया था तो वो बहुत अनमनी थी। पहले कभी अपने काम के बीच ऐसे पर्सनल रिश्ते उसने नहीं बनाए थे, लेकिन एक हिचक, एक डर के बावजूद उस दिन वो जाना चाहती थी। वो कई बरसों बाद अपना वार्डरोब खोलकर देर तक सोचती रही कि क्या पहने। कई बरसों बाद उसने आईने के सामने थोड़ा ठहर कर खुद को किसी और की नजर से देखने की कोशिश की थी। अमन का लोन का काम पूरा हो गया था, लेकिन वो दोनों मिलते रहे। पहले कई दिनों में एक बार उसका कॉल आता और वो किसी कॉफी शॉप में कुछ घंटे बिता आते। धीरे धीरे दोनों पहले से ज्यादा देर को और जल्दी जल्दी मिलने लगे। उससे मिलने के बाद मानसी को लगा कि कितना जरूरी था जिंदगी में ठीक अपनी तरह के किसी इंसान का होना, चाहे फिर वो किसी भी रिश्ते में हो। शायद अमन को भी ठीक ऐसा ही महसूस हुआ था। उसका कई साल पहले तलाक हो चुका था। वो और उसका बेटा, बस इतना ही परिवार था उसका। मैं तुम्हें मिलवाऊंगा ईशान से किसी दिन, अमन ने एक दिन कहा तो मानसी के भीतर एक फांस चुभी। मैं भी तुम्हें तान्या से मिलवाना चाहती हूँ, लेकिन कह न सकी। कैसे बताती कि वो कितनी जिद्दी होती जा रही है, बल्कि बदसलूकी करने लगी थी। जिस दिन मानसी अमन से मिलने जाती उस दिन वो खुद भी देर से घर लौटती। पहले एक रिंग में फोन उठाने वाली उसकी बेटी अब अक्सर उसके कॉल्स इग्नोर कर देती थी, और मानसी टोकती या थोड़ा भी नाराजगी दिखाती तो इट्स माई लाइफ मामा एंड यू एंजॉय, आई विल एंजॉय माइन एंड यू एंजॉय योर्स। उसका तंज मानसी को भीतर तक छील देता।
ग्वालियर से इंदौर पहुंचते पहुंचते सुबह होने लगी। अमन रास्ते में कहीं रुकना नहीं चाहता था। सुबह 4 बजे वो अमन के घर के सामने थे। वो घर जिसमें मानसी पहले भी 1-2 बार आई थी, लेकिन ऐसे नहीं, इस अधिकार से नहीं। तान्या, उठो बेटा। उसने पीछे सोई तान्या को आवाज लगाई। सब कार से नीचे उतर आए। मानसी का दिल अमन के बेटे ईशान के ख्याल से असहज होने लगा था। शादी के पहले तो ठीक ठाक से मिलता था, लेकिन अब शादी के बाद उसके मन में क्या चल रहा होगा? क्या तान्या की तरह कुछ? कार पोर्च में रुकी ही थी कि अंदर से एक 15-16 साल का लड़का लपक के बाहर आया और दरवाजा खोल दिया। ईशान था, एकदम अमन की कॉपी। वही संजीदा मुस्कुराहट, दाढ़ी मूछों में हल्की हरियाली झलक रही थी। अमन कुछ कहता इससे पहले वो आगे बढ़ा और मानसी के गले से लग गया। बोला, वेलकम होम मम्मा। उसके कहे शब्द मानसी के भीतर पड़े छालों को बर्फ के टुकड़े सा सहला रहे थे। वेलकम होम मम्मा। एक नई जिंदगी के दरवाजे पर खड़े हुए 4 शख्स, अमन, उसका बेटा ईशान, मानसी और उसकी बेटी तान्या। सबके भीतर अलग अलग एहसास थे, अपनी अपनी खुशियां, अपने अपने डर थे। तान्या बड़बड़ाई, अब इसकी भी मम्मा। मानसी कुछ कहती इससे पहले उसने अपनी कलाई पर अमन की पकड़ महसूस की। फिर उसकी आवाज कानों में पड़ी, वेलकम होम। कितना सुखद आश्वासन था उन 2 शब्दों में। उसने मुस्कुराकर अपना दाहिना पैर देहरी के अंदर रख दिया। मानसी के अगले कुछ दिन अमन के बैचलर होम जैसे मकान को घर बनाने में निकल गए। कौन किस कमरे में रहेगा से लेकर कौन सा सामान कहाँ रखा जाए के छोटे छोटे मीठे युद्ध होते रहे। लेकिन तान्या सबसे अलग थलग रही, जैसे उसे किसी से कोई वास्ता नहीं। उसका रवैया मानसी को उदास कर रहा था। गिव अस सम टाइम, सम स्पेस, अमन ने उसे समझाया। कोई और ऑप्शन है भी कहाँ? वो बुदबुदाते हुए कमरे के बंद दरवाजे से परे हट गई। मानसी खुद भी तो अमन के घर में अपने लिए जगह बना रही थी। इतने साल अकेले आजाद जिंदगी बिताने के बाद उसको भी थोड़ा अटपटा लग रहा था। सुबह नींद खुलने पर अपने करीब किसी शख्स के होने की आदत उसे भी डालनी थी। अमन और उसका बेटा ईशान उसके आसपास मंडराते रहते। ईशान ये याद कराता रहता कि किस स्विच से कौन सी लाइट जलती है और उसे और पापा को खाने में क्या पसंद है। वो ढेरों सवाल करता, उसके बारे में, तान्या के बारे में। मानसी हैरान थी कि कैसे वो लड़का एकदम से घुल मिल गया था। कोई कड़वाहट नहीं, कोई गांठ नहीं। लेकिन तान्या, वो और दूर होती जा रही थी। डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के अलावा वो बाकी समय अपने कमरे में बंद रहती। अमन मानसी को तसल्ली देता, जाने दो, उसे प्राइवेसी चाहिए होगी, एज ही ऐसी है। हाँ, ये उम्र ही ऐसी थी जब मन विद्रोह करता है हर बात पर। फिर ये तो बहुत बड़ा बदलाव था। माँ की जिंदगी में किसी और का आना बच्चे आसानी से कैसे स्वीकार करें? और बच्चों के मन को जैसे माँ बाप समझते हैं, वैसे बच्चे कहाँ उनका मन पढ़ पाते हैं? मानसी सब समझती थी, लेकिन उसे दुख इस बात का था कि तान्या ने तो मन के दरवाजे बंद कर रखे थे। काश वो ऐसा नहीं करती। काश वो अपनी मुट्ठियां यूं नहीं कसती तो अमन के रूप में उसको पापा मिल जाते, ईशान जैसा भाई मिल जाता। और उस दिन तो हद ही हो गई। तान्या ने अपने कमरे से दीवार पर लटकी सारी तस्वीरें निकालकर बाहर बालकनी में डाल दी। तस्वीरों के चेहरे गड्ढमड्ढ पड़े हुए थे, उल्टे सीधे। ईशान और अमन की बॉक्सिंग करते हुए तस्वीर, गले में पड़े मेडल को चूमते हुए ईशान, साइकिल चलाते हुए ईशान। मानसी को बहुत गुस्सा आया। तान्या ऐसी बदतमीजी कैसे कर सकती थी? वो तेज आवाज में बोली, तान्या, ये कमरा पहले ईशान का था, ये तस्वीरें वो कहाँ ले जाता? एक तो उसने तुम्हारे लिए कमरा खाली किया और तुम। मानसी की आवाज कांपने लगी। तान्या का चेहरा भी लाल हो रहा था। उसने 2 पल अपनी माँ को देखा और अपना बैग उठाकर तनतनाती हुई घर से बाहर निकल गई। घर से नाराज होकर निकलने वाले की पीठ से कुछ दुख झरकर देहरी पर गिर जाते हैं, जिन्हें बुहारते हुए उंगलियां छिल जाती हैं, पर वो हटते नहीं। तान्या का घर से जाना भी मानसी और अमन के लिए बहुत तकलीफदेह था। वो अपने हॉस्टल चली गई। मानसी जानती थी कि वो अभी नहीं लौटेगी।
अमन और ईशान परेशान होकर उसको फोन लगाते रहे, लेकिन उसने नहीं उठाया। मानसी भी मैसेज करती रही पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। सब मिलकर उसको लेने हॉस्टल भी गए, लेकिन वो नहीं मानी। ईशान ने हंसते हुए उसको मनाने की कोशिश भी की। इतनी सी डांट में तुमने घर छोड़ दिया? अरे पापा तो मुझसे कोई गलती हो जाए तो डांटने के अलावा कभी कार धुलवाते थे और कभी ग्रोसरी से नमक, मिर्च, हल्दी खरीदने भेज देते थे, पर मैंने कोई गलती नहीं की थी। तान्या ने तलखी से कहा तो ईशान सहम कर चुप हो गया। मानसी जानती थी कि उस दिन तान्या के घर छोड़ने की वजह उसकी डांट नहीं थी। उसके मन में उगी नागफनी की जड़ें बहुत गहरी थीं। एक ही शहर में होकर भी तान्या घर से दूर हॉस्टल में ही रहने लगी। मानसी के बहुत कहने पर किसी इतवार आती भी तो शाम होते ही वापस लौट जाती। मानसी और अमन की शादी को करीब करीब 3 महीना होने आया था और उन 3 महीनों में तान्या ने कुल जमा 3 वाक्य अमन से या ईशान से कहे होंगे। एक तरफा संवाद भी आखिर कितने दिन चलता। धीरे धीरे उन दोनों ने भी चुप्पी लगा ली। मानसी तान्या से कसमसा के पूछती, ये फैसला लेने के पहले मैंने तुमसे पूछा था ना, तब क्यों हाँ किया था, क्यों मान गई थी? तान्या चुपचाप अपनी माँ की शक्ल देखती रहती। उसके चेहरे पर कुछ भाव गुजरते रहते, जैसे पहाड़ों को छूकर बादल गुजर जाते हैं बिन बरसे। मानसी का गुस्सा बढ़ने लगा। उसने तान्या को कंधों से पकड़कर झकझोर दिया और भर्राए गले से बोली, जवाब दो ना तान्या, तुमने पहले मना क्यों नहीं किया? तान्या ने अपनी माँ का हाथ झटक दिया और बोली, क्योंकि मैं जानती थी मम्मा कि मेरा मना करना या हाँ करना इम्पोर्टेंट था ही नहीं। आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था एक दूसरे का साथ होना, मैं नहीं। आप लोग फैसले ले चुके थे, फिर ये पूछने का नाटक क्यों? घर की दीवारों में फिर एक दुख रोप कर तान्या हॉस्टल चली गई। मानसी सारा दिन रोती रही। फिर रोना तो थक कर बंद हो गया, लेकिन उसकी हंसी गुम हो गई। वो हंसी जिससे अमन ने प्यार किया था, जिसकी आस में ईशान ने उसको अपनी माँ की जगह दी थी। हालांकि अमन मानसी को बहलाने के लिए जतन करता रहा और ईशान भी। वो उसके बैंक से लौटने पर कॉफी बना लाता, उसकी पसंद के गाने लगा देता, लेकिन तान्या का चले जाना मानसी को अपराध बोध से घेरने लगा। मन के अंधेरे कोने प्रश्न करने लगे कि क्या मैंने अपनी बेटी के प्रति अन्याय किया है? और राजीव की यादों के साथ शादी के 4 महीने हुए होंगे। एक दिन मानसी ने अमन से कहा कि वो ग्वालियर जाना चाहती थी, वो थक गई थी। मैं कुछ दिन अकेले रहना चाहती हूँ, प्लीज। उसने आटे की लोई को तोड़ते मरोड़ते अमन से कहा। अमन को लगा जैसे खाने में कंकर चबा लिया हो। वो जानता था मानसी क्यों जा रही है। ईशान की आंखें डबडबा गईं। अमन कुछ देर की चुप्पी के बाद बोला, हाँ हाँ जरूर जाओ, यू नीड अ ब्रेक। पर अमन ये नहीं समझ पाया था कि वो कितना लंबा ब्रेक चाहती है। मानसी इंदौर से ग्वालियर जा रही लग्जरी बस में बैठी पूरे सफर के दौरान बस के कांच में अपना अक्स देखती रही और खुद से सवाल करती रही, क्या मैं गलत थी? ये शादी या गलती मेरी परवरिश में थी? तान्या इतनी स्वार्थी कैसे हो गई? या क्या मैं स्वार्थी हूं? क्या तान्या का सोचना ठीक है? कई सारे सवाल उसके भीतर थे जिनके जवाब उसको धीरे धीरे खोजने थे। और ये काम वो पूरी ईमानदारी से तभी कर सकती थी जब अमन पास नहीं होता। ग्वालियर पहुंचते पहुंचते सुबह हो गई। दिन के उजाले में रात जैसी उदासी नहीं थी। शायद ईश्वर ने इसीलिए चिड़िया बनाई होंगी ताकि सुबह रात से अलग लगे, बेहतर लगे। 15 मिनट में वो अपने घर पहुंच गई। बाहर नेम प्लेट पर नजर ठहर गई, राजीव शुक्ला। पर्स से चाबी निकालकर ताला खोला और अंदर आई तो सबसे पहले लिविंग रूम के एक तरफ बंद दरवाजे पर लटकी तख्ती पर ध्यान गया। तान्या शुक्ला, ट्रेसपासर्स नॉट अलाउड। मानसी को लगा जैसे वो तख्ती तान्या के कमरे के दरवाजे पर नहीं बल्कि उसके मन के दरवाजे पर लटकी हुई है। वो निढाल होकर वहीं पड़े काउच पर बैठ गई। उधर मानसी के चले आने से अमन का घर पहले जैसा वीरान हो गया था। ईशान भी चुप चुप था। वो तान्या के खाली किए कमरे में अब भी नहीं लौटा था। उसकी तस्वीरें अमन ने बालकनी से उठाकर लिविंग रूम की एक खाली दीवार पर टांग दी थी। मानसी को गए हुए 2 दिन हो गए थे। इतवार का दिन था, लेकिन हर वीकेंड की तरह वहां हलचल नहीं थी। अमन और ईशान चुप थे।
मानसी की आदत हो गई थी उनको। तभी कॉल बेल हुई तो ईशान तेजी से उठकर बाहर गया। तान्या थी। मॉम कहाँ है? 3 दिन से फोन स्विच ऑफ है। वो यहाँ वहाँ देखते हुए बोली, कॉफी पियोगी? कोल्ड कॉफी? ईशान ने पूछा। तान्या असहज हो गई। वेयर इज शी? उसकी आवाज थोड़ा कांप गई। वो अपने घर चली गई तान्या। अमन ने तान्या की तरफ बिना देखे कहा। अपने घर? व्हाट डू यू मीन? तान्या उठकर खड़ी हो गई। लिविंग रूम में चुप्पी छाई हुई थी। तान्या कालीन को नाखून से कुरेदती रही। पता नहीं क्या चल रहा था उसके भीतर। उसको समझ पाना हमेशा से ही मुश्किल था। तुमने मेरी मॉम को इतनी आसानी से कैसे एक्सेप्ट कर लिया ईशान? कैसे तुमने उनके और अपने पापा के बीच जगह बना ली? उसके अचानक आए सवाल से अमन चौंक गया। ईशान हंस दिया, बोला, सब कुछ मेरे या तुम्हारे बारे में नहीं है तान्या। इट्स अबाउट देम, दैट्स ऑल। कमरे में फिर चुप्पी छा गई। इट्स अबाउट देम, सच कह रहा था ईशान। मॉम कब गई? उन्होंने मुझे बताया भी नहीं। तान्या को लगा वो रो देगी। अमन ने करीब आकर अपना हाथ उसके कंधे के आसपास लपेट दिया। तान्या ने कोई विरोध नहीं किया। शायद 2 लोगों के बीच जगह बनाने के लिए उनको दूर नहीं करना होता, बस घुल जाना होता है पानी में शक्कर की तरह। इतनी जगह वहां हमेशा होती है। अमन धीरे से बोला, चलें ग्वालियर? तान्या ने सर हिला दिया। बस इतनी सी थी ये कहानी।